Hello friends, good afternoon and welcome to my YouTube channel. I am here again with a new topic that is selection of sensor. ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो मेरा लास्ट वीडियो था सेंसर और इंस्ट्रूमेंटेशन पर, उसमें मैंने आपको बताया था इट इज द सब्जेक्ट ऑफ AKTU। ये AKTU का सब्जेक्ट है और इसका जो सब्जेक्ट कोड जो मैंने नहीं बताया था वो है 034 if it in third semester, KOE 044 if it is in fourth semester। तो सब्जेक्ट कोड भी क्लियर हो गया, इट इज KOE 034 और KOE 044। दिस इज द सब्जेक्ट कोड। हालांकि सब्जेक्ट कोड से इसका बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, ये यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन फिर भी यदि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस सब्जेक्ट में क्या है। तो सब्जेक्ट का नाम है सेंसर और इंस्ट्रूमेंटेशन। मेरा पहला वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुका है। ये मेरा सेकंड वीडियो है अबाउट दी सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। और जो टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कस कर रहा हूँ वो है सिलेक्शन ऑफ सेंसर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि IPL की टीम बनती है और IPL की टीम में अलग अलग टीम जो है, चाहे RCB हो, चेन्नई सुपर किंग्स हो, गुजरात हो, राजस्थान हो या कोई भी टीम हो, वो अपने खिलाड़ियों का सिलेक्शन उनकी क्वालिटी के बेसिस पर करती है। तो वही फंडा है, आप समझ गए होंगे, सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट सभी 12th करके आए हैं, तो सभी जानते हैं किसी चीज़ को हम किस क्वालिटी और किस क्वांटिटी के बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, वही हमारा सिलेक्शन ऑफ सेंसर्स का क्राइटेरिया होता है। सेंसर्स को सिलेक्ट करते टाइम कुछ मेन बातों का ध्यान रखा जाता है, जो कि सबसे पहले जैसे कि बात करूँ तो सिलेक्शन ऑफ अ सेंसर इज बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। सो देयर आर वेरियस criteria for the selection of sensor। वन बाय वन मैंने करीब इंटरनेट से और जो बुक्स की स्टडी से करीब 15 क्राइटेरिया हमने सेलेक्ट किए हैं। उन्हीं क्राइटेरियाज को मैं वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो आप समझ पाएंगे कि हाउ यू हैव टू सेलेक्ट अ सेंसर। क्योंकि इंजीनियर का काम सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं होता है, उसका काम सिलेक्शन भी होता है। यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो आप किस लड़के को सेलेक्ट करेंगे या फिर किस लड़की को सिलेक्ट करेंगे, ये आपके माइंडसेट पर डिपेंड करता है। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर किसको सिलेक्ट करने जा रहे हैं, सेंसर को सिलेक्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्राइटेरिया इज योर रेंज। रेंज का मतलब यहाँ पे कॉस्ट से नहीं है, कॉस्ट अनदर क्राइटेरिया जो कि अभी थोड़ी देर में आएगा। जो पहला क्राइटेरिया है वो है रेंज। मींस सेंसर किसी वैल्यू को पिक करता है, उसकी मैक्सिमम रेंज क्या है और उसकी मिनिमम रेंज क्या है। मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज नोन एज दी रेंज। तो फॉर एग्जांपल अगर सेंसर किसी मैक्सिमम वैल्यू को पिक नहीं कर पाता है और आपको मैक्सिमम वैल्यू को ही पिक करना है, तो आपको मैक्सिमम रेंज का सेंसर चाहिएगा। अगर फॉर एग्जांपल आप लो रीडिंग पे बात कर रहे हैं तो आपको मिनिमम रेंज का सेंसर चाहिएगा। सो इट डिपेंड्स ऑन द रेंज, विच रेंज यू आर गोइंग टू सेलेक्ट is the selection criteria for our sensor, which is our first criteria। Second criteria is known as resolution। The second criteria is resolution। ये सब बुक में दे रखा है, लेकिन वीडियो से जब हम चीज़ों को समझते हैं तो थोड़ा सा इजी हो जाता है और हम चीज़ों को ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं। रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, आप सभी जानते हैं। जैसे कि कोई इमेज है, उसमें कितने पिक्सल्स हैं। पिक्सल की क्वालिटी डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पिक्सल्स डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पिक्सल्स बोलता है रिजोल्यूशन। ओके, तो अगर आपने एक्स सेंसर सेलेक्ट किया, वो मैक्सिमम माइनस मिनिमम 10 है, और आपने वाई सेंसर सेलेक्ट किया, उसका मैक्सिमम माइनस मिनिमम 20 है। लेकिन 20 वाले सेंसर की कॉस्ट ज़्यादा है और 10 वाले सेंसर की कॉस्ट कम है, और जबकि आपको जो ऑपरेट करना है वो आपको 5 रेजोल्यूशन के सेंसर पे वर्क करना है।
तो आप कौन सा सेंसर सेलेक्ट करेंगे? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, द एक्स सेंसर विल बी सेलेक्टेड. यू विल नॉट गो फॉर द वाई सेंसर बिकॉज इट इज कॉस्टली एज वेल. उसकी रेंज ज्यादा है, आपको कम रेंज से काम हो रहा है, कम रेजोल्यूशन से काम हो रहा है, तो यू विल सेलेक्ट द एक्स सेंसर. सो दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया. द थर्ड क्राइटेरिया इज नोन एज द सेंसिटिविटी. वन बाय वन आप इन चीजों को नोट करते चले जाइए, आपको अंडरस्टैंडिंग में भी इजी रहेगा और आपको एग्जाम में पेपर में लिखना भी इजी होगा. द थर्ड इज योर सेंसिटिविटी. जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं सब जानते हैं कि व्हाट इज सेंसिटिविटी, और सेंसर की बात हो रही है तो सेंसिटिविटी की तो बात होगी ही होगी. कितना सेंसर आपका इफेक्टिव है और कितनी जल्दी किसी एक्सटर्नल सिग्नल को डिटेक्ट कर लेता है, वो उसकी सेंसिटिविटी होती है. तो सेंसर शुड बी वेरी सेंसिबल. इट शुड बी हैव अ हाई सेंसिटिविटी. इट शुड बी हाई, एज मच हाई एज पॉसिबल. लेकिन अगर आप वही बात लो सेंसिटिविटी से काम हो रहा है तो आप लो सेंसिटिविटी के सेंसर को भी आप अप्लाई कर सकते हैं. देखिए जैसे कि मैं मोबाइल फोन यहाँ पर एप्पल के फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो एप्पल के फोन में क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी हाई आती है. लेकिन अगर मेरा काम एंड्रॉयड फोन से भी हो रहा है, और तो एंड्रॉयड भी काफ़ी हाई क्वालिटी फोन है, लेकिन अगर मेरा काम एंड्रॉयड से हो रहा है तो मैं एप्पल का यूज़ नहीं करता. वाई? बिकॉज एप्पल इज कॉस्टली. लेकिन अगर मुझे क्वालिटी को रिप्रेजेंट करना है, क्वालिटी को प्रमोट करना है, देन आई हैव टू यूज द एप्पल एज वेल बिकॉज एप्पल की पिक्चर क्वालिटी एंड सिक्योरिटी क्वालिटी इज क्वाइट हाई. So this is the sensitivity. Now the fourth is your error. The fourth क्या है आपका? Error. सेंसर जब किसी भी डेटा को डिटेक्ट करता है उसमें एरर कम से कम होना चाहिए. एरर शुड बी मिनिमम. इट शुड बी मिनिमम. फिफ्थ इज योर एक्यूरेसी. सभी जानते हैं, सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं. एक्यूरेसी, अगर आप किसी सेंसर को फॉर एग्जांपल LM35 सेंसर को पिक करते हैं जो कि एल्गोरिथमिक सेंसर है, ठीक है, और LM35 इज अ टेम्परेचर सेंसर. टेम्परेचर सेंसर को पिक करते हैं और ये एक फर्स्ट टाइम आप रीडिंग किया करेक्टिविटी, सेकेंड टाइम रीडिंग किया करेक्टिविटी, थर्ड टाइम रीडिंग किया रॉन्ग, तो क्या आप सेंसर को पिक करेंगे? नहीं पिक करेंगे बिकॉज तीसरी बार तक की करेक्ट रीडिंग आनी चाहिए. तो सेंसर शुड बी योर accurate. Sensor reading should be accurate enough so that you can have the decision of precision should be very high. It should be more accurate as much as possible. उसके बाद में जो 6th क्राइटेरिया है वो एक्यूरेसी से ही रिलेटेड है. It should be precise. प्रिसीजन लेवल क्या होना चाहिए? हाई. It should be high. और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए. जब एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, तो इट विल बी मोर कंसिस्टेंट. ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे धोनी की बात करते हैं, रोहित शर्मा की बात करते हैं, विराट कोहली की बात करते हैं, तो इन तीनों नाम में अगर कोई कंसिस्टेंट है तो धोनी भी कंसिस्टेंट है, रोहित भी कंसिस्टेंट है, लेकिन विराट कोहली थोड़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट है. लेकिन अगर टीम मैन की बात आती है तो धोनी कहीं ज़्यादा आते हैं. और अगर बात आती है कि कितना स्मूथ हम बैटिंग को खेलते हैं तो हम रोहित शर्मा की बात करते हैं. सो इट शुड बी प्रिसीजन शुड बी हाई. इट शुड बी मोर प्रिसाइज एज मच एज पॉसिबल. उसके बाद में जो 7th पैरामीटर आ रहा है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है और इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देखिए सारे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं हर बात को कहूँगा, लेकिन फिर भी जो 7th पैरामीटर है वो आपका क्या है? रेस्पॉन्स टाइम. रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है? जैसे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ, मैं आपके सामने स्लो चीज़ों को बताऊँ, कुछ आपको बताने की कोशिश ना करूँ और चीज़ों को बताऊँ कि बहुत ज़्यादा स्लो या बहुत ज़्यादा फास्ट, तो क्या आप मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि मेरी जो रिस्पॉन्स टाइम है वो या तो स्लो है या फिर ज़्यादा क्या है? फास्ट. तो रिस्पॉन्स टाइम वैसे तो कम से कम होना चाहिए. रिस्पॉन्स टाइम शुड बी मिनिमम. जब बॉल आ रही है, बॉल आते ही टाइम ही बल्ला आ जाना चाहिए, और बॉल चली गई और बल्ला नहीं आया तो विकेट उड़ जाएगा. तो आपका रिस्पॉन्स सेंसर आपका टाइमली रिस्पॉन्स करना चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज, इट शुड बी एक्यूरेट एंड इट शुड बी रेस्पॉन्सिव. इट शुड बी
रेस्पॉन्सिव, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और आप बात करते टाइम आपकी जो बात है वो डिले के साथ में पहुंच रही है, तो उसमें जो वॉइस सेंसर है दैट इज नॉट वेरी सेंसिटिव अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स टाइम, इट इज वेरी डिले. द रिस्पॉन्स टाइम शुड बी मिनिमम एज मच एज पॉसिबल. नाउ द 8th पैरामीटर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. टोटल 15 पैरामीटर है इस वीडियो में. हम सिलेक्शन ऑफ सेंसर की बात करें 15 पैरामीटर्स पर डिस्कस करेंगे. द 8th इज योर कैलिब्रेशन. कैलिब्रेशन क्या होता है? इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, जानते होंगे कैलिब्रेशन क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ. जैसे कि आपने एक स्केल लिया, हम सब लोगों ने ग्राफ बनाई है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ये 10 आ गया, 1 2 3 4 5 15 आ गया, और ये तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपने इतना डिस्टेंस मेजर किया तो ये 5 हो गया, इतना डिस्टेंस मेजर किया तो 10 हो गया, इतना डिस्टेंस मेजर किया तो 15 हो गया, इतना मेजर किया तो 20 हो गया. तो 1 यूनिट चलते हैं तो आपको 5 मिल रहा है, 2 यूनिट चल रहे हैं तो आपको 10 मिल रहा है, 3 यूनिट चल रहे हैं तो आपको 15 मिल रहा है, 4 यूनिट चल रहे हैं तो आपको 20 मिल रहा है. तो कोलैबोरेशन कैलिब्रेशन का रेशियो क्या हो गया? 1:5. 1 रीडिंग चलने पे आपको 5 पैरामीटर्स मिलेंगे या 5 इंस्टेंट्स मिलेंगे. दिस इज नोन एज दी कैलिब्रेशन. और जब आपका जो व्हील घूमता है किसी बाइक का, बाइक के व्हील को घूमने के बेसिस पर हम कितने किलोमीटर चले वो कैलिब्रेट करते हैं मीटर. दिस इज नोन एज दी कैलिब्रेशन. आप इंस्ट्रूमेंटेशन के स्टूडेंट हैं तो आपको कैलिब्रेशन को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो सेंसर है वो कैलिब्रेबल होना चाहिए. इट शुड बी कैलिब्रेबल. अगर उसके अंदर कैलिब्रेशन नहीं कर पा रहे तो वो सेंसर किसी काम का नहीं है. तो कहने का मतलब क्या है? सेंसर डेटा शुड बी कैलिब्रेबल. इट शुड बी एबल टू कम अंडर द कंडीशन ऑफ कैलिब्रेशन. दिस इज अगेन द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ सेंसर. नाउ अगेन इंपॉर्टेंट, भाई अगर आपकी जेब में 100 रुपये नहीं है और आपका सेंसर 100 रुपये का आ रहा है तो आप सेंसर को परचेज नहीं कर पाएंगे. आपके पास में सिर्फ 100 रुपये है तो आपको 90 रुपये का सेंसर लेना पड़ेगा, 10 रुपये के बाहर भी परचेज करने पड़ सकते हैं. तो इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव. सेंसर कैसा होना चाहिए आपका? कॉस्ट इफेक्टिव. उसके बाद में 10th पैरामीटर क्या है? उसका जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो होना चाहिए. सिग्नल टू नॉइज रेशियो शुड बी हाई. सिग्नल हाई होना चाहिए, नॉइज कम होनी चाहिए. जितनी ज्यादा नॉइज होगी किसी भी सिग्नल में आपके एक्यूरेट होने के चांसेस उतने ही कम होंगे. तो सिग्नल किसी भी सेंसर में नॉइज कम से कम होनी चाहिए और जो क्वांटिटी को दे रहा है वो ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका सेंसर एक्यूरेट बनेगा और प्रिसाइज बनेगा. ओके. उसके बाद द इंपॉर्टेंट वन मोर थिंग, 11th पॉइंट इज द नेचर ऑफ आउटपुट. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. नेचर ऑफ आउटपुट से क्या मतलब है? हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं, वो सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 2 टाइप के सिग्नल होते हैं. वन इज एनालॉग एंड अदर इज डिजिटल. यदि कोई आपका सेंसर एनालॉग आउटपुट दे रहा है और कोई सेंसर आपका डिजिटल आउटपुट दे रहा है तो करस्पॉन्डिंगली आपको अगर रिक्वायरमेंट एनालॉग आउटपुट की तो आपको एनालॉग नेचर का सेंसर परचेज करना पड़ेगा. और यदि आपकी रिक्वायरमेंट डिजिटल की है, डिजिटल आउटपुट की है, तो आपको डिजिटल नेचर का सेंसर यूज करना पड़ेगा. लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे बड़ी खासियत क्या है कि सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर डिजाइन अकॉर्डिंग टू द ब्लॉक मैन्युफैक्चरिंग. ब्लॉक डिजाइन के ऊपर वो डिजाइन किए जाते हैं. तो यदि आपके पास में डिजिटल सेंसर है और आपको एनालॉग आउटपुट चाहिए तो आप क्या यूज कर सकते हैं? DAC. अदरवाइज यू कैन यूज ADC. सो कहने का मतलब क्या है कि यदि आपके पास में एनालॉग सेंसर है और आपको आउटपुट चाहिए डिजिटल तो आप ADC का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन यूज ADC. तो हालांकि नेचर ऑफ आउटपुट पे भी डिपेंड कर रहा है, लेकिन फिर भी इस चीज को हम कैलिब्रेट कर सकते हैं, इस चीज को हम रिड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 डिवाइसेस, DAC और ADC. लेकिन इसकी वजह से काफी कॉस्ट बढ़ सकती है. तो रिक्वायरमेंट अगर आपको DAC या ADC नहीं यूज करना है तो करस्पॉन्डिंगली
करस्पॉन्डिंग नेचर का आपको सेंसर आपको यूज करना पड़ेगा, जिससे कि आपको एडीसी और डीसी इस्तेमाल ना करना पड़े। लेकिन इंजीनियरिंग तो इंजीनियरिंग होती है, अगर आपका रिक्वायरमेंट है तो आपको एडीसी और डीसी भी यूज करना पड़ेगा। सो इट शुड बी रिलेटेड विद द नेचर ऑफ आउटपुट ऑफ एनी सेंसर। ओके, नेक्स्ट द 12th पॉइंट, यदि आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज मैं इतना ये तो नहीं कर सकता, अपनी तरह से नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी आपको जो है, जो चीज़ें हैं, करेक्ट चीज़ें जो मेरे को समझ में आई हैं और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर आपको सेंसर्स की सारी बातें मेरे को आपको बताना बहुत जरूरी है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेंसर। द 12th पैरामीटर इज नोन एज, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, एनवायरमेंटल कंडीशन। एनवायरमेंटल कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल, यदि आपका कोई सेंसर है, ए सेंसर है, वो 50 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट कर सकता है सिर्फ, और एक आपका बी सेंसर है जो कि 150 डिग्री सेल्सियस तक ऑपरेट करता है। और अभी इस समय गर्मियों का सीजन चल रहा है, सर्दियों का सीजन भी आता है, गर्मियों का सीजन आता है। अगर आप राजस्थान में किसी सेंसर को इस्तेमाल करना चाहते हैं और राजस्थान में ऑलरेडी 50 से ज्यादा टेम्परेचर होता है, इट इज हायर देन 50, तो क्या आप ए सेंसर को इस्तेमाल कर पाएंगे? यू विल हैव टू यूज द बी सेंसर। सो इट शुड बी, द सेंसर शुड बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन इन विच यू आर यूजिंग दैट पर्टिकुलर सेंसर। सो दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आ रहा है, 13th पॉइंट, वो क्या कहता है? वो ये कहता है, अभी मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में, ठीक है। अब मान लीजिए विराट कोहली साहब हैं, विराट कोहली बैट्समैन, इंडिया के फेमस बैट्समैन हैं। यदि वो टर्निंग पिच पर नहीं खेल पाते हैं, फास्ट पिच पर खेल पा रहे हैं, स्लो पिच पर नहीं खेल पा रहे हैं, मीडियम पिच पर खेल पा रहे हैं, तो विल विराट कोहली इज फ्लेक्सिबल? नो, ही शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ टू प्ले ऑन द टर्निंग पिच, स्लो पिच, मीडियम पिच एंड द फास्ट पिच। तो इसी प्रकार से आपका सेंसर भी हर प्रकार की एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर ऑपरेट करना चाहिए। सो इट शुड बी फ्लेक्सिबल एनफ। जितना ज्यादा फ्लेक्सिबल हो वो उतना ज्यादा बेहतर है। देन द 14th पॉइंट, इंटरफेसिंग। इट शुड बी एबल टू इंटरफेस with IoT applications। My dear students, इस समय सबसे ज्यादा IoT का इस्तेमाल हो जा रहा है। IoT is known as Internet of Things। अगर आप सेंसर से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा को एक्वायर कर रहे हैं और आप उसको किट से इंटरफेस नहीं कर पा रहे हैं, तो will it sensor be useful? No, it should be interface with the IoT kits, Arduino, Uno, Raspberry Pi, ThinkSpeak, Arduino Uno, all these kit should be interfaced with the sensor, that particular sensor you are using. If it is not able to interface with any kit, the sensor is not of any use. So you have to use such sensors which are able to interface with any kit. Okay. Now the 15th point that is important, also important, the size and weight. Size and weight. सेंसर का अगर साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, मोबाइल फोन कहां से छोटा हो पाएगा? सेंसर का साइज आपका छोटे से छोटा होना चाहिए। डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। अगर आपको लार्ज साइज का सेंसर है तो उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, अगर स्मॉल साइज का सेंसर है उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, अगर उसका वेट ज्यादा है तो उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, उसका अगर वेट कम है तो उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट होगी, मीडियम है तो डिफरेंट होगी। तो दीज आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच यू हैव टू सेंस, you have to use that particular sensor. Okay, so these are the 15 criteria that I have told you which are useful for the selection of sensor. अब मैं आपको ये बताता हूँ, एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने। आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, दो सेंसर ले रहा हूँ मैं आपके सामने, वन एग्जांपल। आई एम टेकिंग टू सेंसर, वन इज LM35, okay, other is DHT11,
दिस इज एनालॉग टेम्परेचर सेंसर। तो आउटपुट कैसा है इसका? एनालॉग। और ये सेंस क्या कर रहा है? टेम्परेचर। इसकी जो रेंज है बहुत अच्छी है, -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर 150 डिग्री सेल्सियस तक। और दिस इज योर डिजिटल टेम्परेचर। इसका आउटपुट कैसा है? डिजिटल। एंड ह्यूमिडिटी, इट कैन ऑल्सो डिटेक्ट ह्यूमिडिटी। तो यहां पर आपको अलग से ह्यूमिडिटी सेंसर नहीं लगाना पड़ेगा। और इसकी जो रेंज है वो है 0 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट रेंज जाना है तो आपको LM35 यूज करना पड़ेगा, लेकिन करस्पॉन्डिंगली आपका 0 to 50 यूज हो रहा है तो आपको DHT11 यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ये डिजिटल सेंसर है। ये ह्यूमिडिटी को भी मेजर कर रहा है, तो आपको ह्यूमिडिटी चाहिए तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपको ह्यूमिडिटी नहीं चाहिए तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा। अगर आपकी किट एनालॉग से इंटरफेस हो रही है तो आपको LM35 यूज करना पड़ेगा। यदि आपकी किट डिजिटल से इंटरफेस हो रही है आपको DHT11 यूज करना पड़ेगा। So these are the various parameters on which you have to select any particular sensor. So my dear friends and students, आपको इन 15 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप इन 15 पॉइंट्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आप किसी भी सेंसर को सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप सेंसर को सिलेक्ट कर पाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं। So these are the criteria according to which you have to select any particular sensor. So I wish you all the best and thanks for watching this video up till now, and I wish you will select the sensor according to your application. Thank you. Thanks for watching. Have a nice time.